नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मो सेकेंड में आगे वाला भाग पढ़ेंगे। कल आपने थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन प्राप्त की। इसके अलावा हमने कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा, जो ये बताता है कि संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या कहें ऐसी किसी भी मशीन का निर्माण असंभव है जो दी गई संपूर्ण ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे। ऊष्मा का कुछ न कुछ भाग तो किसी न किसी रूप में सराउंडिंग में व्यर्थ जाता ही है। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे परसेप्चुअल मोशन मशीन, शाश्वत गति मशीन। तो देखिए क्या है ये शाश्वत गति मशीन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। वह कहता है कि कोई सिस्टम जितना कार्य करेगा उसके तुल्य ऊर्जा वह करनी होगी। यदि हम ऐसी मशीन बनाना चाहें जो ऊष्मा या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा व्यय किए बिना ही कंप्लीटली कंटिन्यूअसली कार्य करती रहे, तो इस प्रकार की मशीन ही परसेप्चुअल मोशन मशीन कहलाती है, अर्थात शाश्वत गति मशीन। लेकिन सेकेंड लॉ कहता है कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है। कार्नो के रिवर्सेबल इंजन के आधार पर केल्विन ने थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ दिया और उसने कहा कि एक ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो एक ही सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करके कंटिन्यूअसली कार्य में परिवर्तित कर दे। इस प्रकार की मशीन परसेप्चुअल मशीन कहलाती है, अर्थात इस तरह की कोई भी मशीन बनाना असंभव है। अब हम आगे पढ़ेंगे कार्नोट थ्योरम। आपने पहले पढ़ा था कार्नोट साइकिल, अब हम पढ़ेंगे कार्नो प्रमेय। क्या कहती है ये कार्नो प्रमेय? इस प्रमेय के अनुसार यदि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर समान हैं और उनके मध्य कोई सिस्टम, कोई इंजन कार्य कर रहा है, तो उस रिवर्सेबल इंजन की एफिशिएंसी, दक्षता समान होगी। अर्थात यदि टेम्परेचर सेम है तो दक्षता हमेशा समान होगी, चाहे आप कार्यकारी द्रव्य कोई सा भी लें। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम दो रिवर्सेबल इंजन लेते हैं, ए और बी, जो सोर्स और सिंक के सेम टेम्परेचर T1 के बीच कार्य करते हैं। इन दोनों इंजन को इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि एक सामान्य कार्नो साइकिल के बेस पर ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में तथा बी विपरीत दिशा में कार्य करे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आधा चक्र ए पूरा कर रहा है और बाकी का आधा चक्र बी पूरा कर रहा है। माना इंजन ए की एफिशिएंसी नीटा ए है तथा बी इंजन की एफिशिएंसी नीटा बी है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ए इंजन की एफिशिएंसी बी से अधिक है। माना है, सिद्ध नहीं है, अर्थात नीटा ए इज़ ग्रेटर देन नीटा बी। अब इंजन ए सोर्स T1 से Q2 हीट एब्जॉर्ब करता है और ऊष्मा के एक अंश को कार्य W में परिवर्तित कर देता है, अर्थात -Q2 - W ऊष्मा सिंक T1 को विसर्जित कर देगा। अब बाकी का आधा साइकिल इंजन B पूरा करेगा। इस पर चूँकि विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्य किया जा रहा है, तो यह एक रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करता है। इंजन बी सिंक से Q2 - W हीट एब्जॉर्ब करता है तथा उस पर -W' कार्य किया जाता है, तथा इसका मतलब ये हुआ कि यह -Q2 ऊष्मा सोर्स को विसर्जित कर देता है। चूँकि इंजन ए को हमने बी की तुलना में अधिक दक्ष माना है, इसलिए W का मान W' से, या कहें
इंजन ए द्वारा किया गया कार्य इंजन बी द्वारा किए गए कार्य से ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात इंजन बी अवशोषित ऊष्मा के कम भाग को परिवर्तित करेगा। अतः Q2 माइनस डब्ल्यू डैश ज़्यादा होना चाहिए Q2 माइनस डब्ल्यू से, अर्थात इंजन ए जितनी ऊष्मा सिंक में विसर्जित करता है उससे अधिक ऊष्मा इंजन बी सिंक से एब्जॉर्ब करता है। इस प्रकार हमने दोनों इंजनों को मिलाया तो हमें W माइनस डब्ल्यू डैश ऊष्मा सिंक से अवशोषित करके संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया, जो यह सेकंड लॉ के ऑपोजिट बात कह रहा है, अर्थात नियम विरुद्ध। यदि ऐसा पॉसिबल होता तो बेटा हम समुद्र या वायुमंडल से हीट एब्जॉर्ब करके उसे लगातार कार्य में परिवर्तित कर सकते थे और काफ़ी डेवलप हो सकते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं नीटा ए इज़ ग्रेटर देन नीटा बी इज़ रॉन्ग, अर्थात यदि दो समान तापों के बीच यदि कोई इंजन काम कर रहे हैं तो उनकी दक्षता हमेशा समान होगी। अब आप आगे पढ़ेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेटर। क्या है ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर? कार्नोट साइकिल पूर्णतः एक रिवर्सिबल साइकिल है। यदि इस साइकिल को इंजन के समान माना जाता है तो हम देख चुके हैं कि यह गर्म सोर्स T2 से Q2 हीट एब्जॉर्ब करता है, कुछ ऊष्मा कार्य में परिवर्तित करता है और शेष बची बाकी की ऊष्मा को यह Q1 ठंडे सिंक T1 को ट्रांसफ़र कर देता है। अब यदि इंजन रिवर्स डायरेक्शन में चले तो कार्नोट साइकिल के कम्प्लीटली प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं। तो अब हम अपोजिट बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंजन ठंडे सिंक T1 से Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण इंजन पर एक्सटर्नल वर्क W करना होगा तथा यह गर्म सोर्स T2 को Q2 हीट ट्रांसफ़र करेगा। अतः बैकवर्ड डायरेक्शन में यह इंजन रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करता है। आप देखते हैं कि हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाला रेफ्रिजरेटर फ्रिज जहाँ रखा रहता है वहाँ बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अंदर ठंडक बनी रहती है, तो इसका कारण यही है। तो नीचे आप ये दोनों डायग्राम देख सकते हैं और इजीली पता लगा सकते हैं कि कार्नो इंजन और कार्नो रेफ्रिजरेटर एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस हैं। अब आगे है कोएफिशिएंट और परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। किसी इंजन पे किया गया कार्य और निम्न ताप के सिंक से एब्जॉर्ब हीट का रेशियो रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक कहलाता है, अर्थात एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सिंक अपॉन में वर्क डन ऑन सिस्टम इज नोन एज वर्क कोफिशिएंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्सलन, अर्थात एक्सलन इज इक्वल टू Q1 अपॉन में माइनस W। चूँकि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 तो हम कह सकते हैं माइनस W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। W की वैल्यू यदि पुट करें तो हमें वर्क कोफिशिएंट एक्सलन मिलता है Q1 अपॉन में Q2 माइनस Q1। आप पहले पढ़ चुके हो Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू है T1 अपॉन में T2। तो हम वर्क कोफिशिएंट को इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सलन इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2 माइनस T1, जो ये बताता है कि यदि सिंक का टेम्परेचर घटता है तो वर्क कोफिशिएंट का मान भी तेज़ी से घटता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।